हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 9 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसमें आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा, हमने बहुत अच्छे से समझा है ज्यूरिसडिक्शन का मीनिंग, साथ के साथ कॉम्पिटेंट कोर्ट का मीनिंग एंड दो टाइप्स की जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो कि है पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन एंड साथ के साथ टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। क्योंकि हमने इस वीडियो में बहुत सारे कंटेंट्स जो हैं वो कवर करने की कोशिश की है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टुडेज टॉपिक, जो कि है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। सबसे पहले भाई क्या मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन का, वो बताई गई है सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 क्या बताता है कि जो सूट होना चाहिए वो सिविल नेचर का होना चाहिए, साथ के साथ उस सूट का कॉग्निजेंस जो है किसी भी लॉ में एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली बार नहीं होना चाहिए, रोका नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इन ही पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, जो कि है सिविल नेचर। भाई हमें ये तो पता है कि सूट जो है सिविल नेचर का होना चाहिए, पर भाई इसका मतलब क्या होता है सिविल नेचर का? आप लिटरल मीनिंग से शुरुआत कर सकते हैं। इसका लिटरल मीनिंग है कि सिविल नेचर मीन्स सिविल राइट्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और पर्सन। किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल और पर्सन के जो है सिविल राइट्स होते हैं। और साथ के साथ ब्लैक लॉज डिक्शनरी क्या कहती है कि सिविल नेचर का जो सूट होता है वो प्रोवाइड करता है रिलीफ एंड रेमेडीज ऑफ सिविल नेचर। ठीक है, वो सूट जो कि प्रोवाइड करे रिलीफ एंड रेमेडीज ऑफ सिविल नेचर, जो कि डिफरेंट होनी चाहिए फ्रॉम दी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सिविल नेचर। तो अब कौन कौन से एरियाज हैं जो कवर किए गए हैं बाय दी सीपीसी? तो आपको, अगर आपने एक्सप्लेनेशन 1 और 2 भी रीड की है, तो अगर आपके माइंड में जो भी डाउट्स हैं वो हम आगे के आने वाले कुछ मिनटों में वो कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो है, जो अगर कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग द प्राइवेट सिविल राइट्स एंड रिलीफ, उसे तो हमने पहले भी देख चुके हैं कि वो सिविल नेचर के बिल्कुल होंगे। पर अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो प्योरली हो किसी भी पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस क्वेश्चन का, ठीक है, कोई भी अगर केस सूट किसी ने फाइल किया है, वो किसी भी पॉलिटिकल नेचर का हो या फिर रिलीजियस नेचर का हो, तो उसे हम सिविल नेचर का सूट नहीं कहेंगे। हालांकि कुछ कंडीशंस बताई गई हैं एक्सप्लेनेशन 1 एंड 2 में, तो अब हम उन्हीं को डिस्कस करने जा रहे हैं। कि एक्सप्लेनेशन 1 यही कहता है कि सिविल नेचर ऑफ सूट इंक्लूड द सूट फॉर, दो टाइप्स के जो सूट हैं वो इंक्लूड करता है रिगार्डिंग दी राइट ऑफ प्रॉपर्टी, साथ के साथ राइट ऑफ ऑफिस। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो राइट्स हैं, ये जो दोनों राइट्स हैं, ये इंटायरली डिपेंड्स हैं किसी भी रिलीजियस राइट्स या फिर रिलीजियस सेरेमनीज के क्वेश्चन पे। अगर जो है कोर्ट को इन दोनों राइट्स का आंसर करना है, डिसीजन देना है, चाहे वो क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दी सब्सिडरी क्वेश्चन जो हो रिगार्डिंग दी रिलीजियस राइट्स एंड रिलीजियस सेरेमनी, तो कोर्ट उनका भी आंसर करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है प्रिंसिपल क्वेश्चन कोर्ट ने देखना है कि क्या वो राइट टू प्रॉपर्टी है या फिर राइट टू ऑफिस। अगर तो इन दोनों कैटेगरीज में फॉल होता है तो फिर वो सिविल नेचर का सूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा भी है व्हेन द प्रिंसिपल क्वेश्चन ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी और ऑफिस पर जो राइट है डिपेंड हो किसी भी रिलीजियस राइट या फिर सेरेमनी से, तो उसे हम सिविल नेचर का सूट कहेंगे। पर अगर जो है नो प्रिंसिपल क्वेश्चन ऑफ दी, ये दोनों चीज़ों का जो है कोई भी प्रिंसिपल क्वेश्चन नहीं है, जैसे कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी और राइट टू ऑफिस, पर प्रिंसिपल क्वेश्चन क्या है? रिलीजियस राइट। किसी भी रिलीजियस राइट के रिगार्डिंग कोई भी प्रिंसिपल क्वेश्चन हो तो उसे हम सिविल नेचर का सूट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ यही दो क्राइटेरियाज देखने हैं कि फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। आई नो कि आपको थोड़ा सा टेक्निकल ये पॉइंट लग रहा होगा, पर अगर आप वीडियो को फिर से दोबारा देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि कास्ट के क्वेश्चंस कवर होते हैं कि नहीं।
सीधा सा फंडा मैं आपको बताती हूँ कि अगर जो है किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए ए को, उसकी कास्ट से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है, पर गवर्नमेंट ने क्या किया, उस कास्ट के कुछ लोगों को एक पर्टिकुलर सब्सिडी दे दी, जिससे उनको उनके अकाउंट में कुछ पैसे आने लगे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल ही है गाइस। तो अब जो है डैमेजेस हुए होंगे उस पर्सन को बाय हिज एक्सपेल, तो फिर क्या कर सकता है वो, उन डैमेजेस को कवर करने के लिए, कंपनसेशन लेने के लिए सिविल नेचर का जो है सूट फाइल कर सकता है। यही लिखा है, when such questions depend on the expulsion of individual and violation of his right plus compensation, तो उसे हम कहेंगे सिविल नेचर का सूट। अब जो है मान लीजिए ए सेम पर्सन है, उसे उसकी कास्ट से बाहर निकाल दिया गया है, तो जिसके कारण जो है एक पर्टिकुलर डे जो है, एक पर्टिकुलर जो फेस्टिवल में है, वो रिलीजियस जो है, रिलीजियस डिनर में नहीं बैठ सका बाकी अपने भाई बंधुओं के साथ, ठीक है। तो इसके लिए वो केस फाइल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो है प्योरली रिलीजियस क्वेश्चन है, और हम पहले ही देख चुके हैं कि प्योरली पॉलिटिकल के साथ साथ प्योरली रिलीजियस क्वेश्चंस जो हैं उन पर जो है कोई भी अगर सूट फाइल हो तो उसे हम सिविल सूट नहीं कहेंगे। एक्सप्लेनेशन सेकंड जो है वो कहती है, व्हेन क्वेश्चन अबाउट द रिलीजियस ऑफिस, ठीक है, जब कोई भी हो क्वेश्चन रिगार्डिंग द रिलीजियस ऑफिस, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज इमटेरियल, चाहे उस ऑफिस के लिए फीस, चाहे उस सूट के लिए फीस अटैच की गई है या फिर नहीं, ठीक है, फॉर द रिलीजियस ऑफिस, जो कि बताया गया है अंडर एक्सप्लेनेशन 1, और रिलीजियस ऑफिस अटैच्ड ऑन प्लेस और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। ये जो है 1976 की अमेंडमेंट से ऐड की गई थी फॉर क्लियरिंग द पोजीशन ऑफ द एक्सप्लेनेशन 1। तो अब हम केस देखते हैं, वी रामानुजावीर वर्सेस रंगा रामानुजावीर। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कि व्हेन द क्वेश्चन ऑफ द रिलीजियस राइट्स, ठीक है, प्योरली क्वेश्चन हो तो उसे हम सिविल नेचर का सूट नहीं कहेंगे। व्हेन द क्वेश्चन इज अबाउट द ऑफिस ऑफ द रिलीजन, ठीक है, तो फिर उसे हम जो है सिविल नेचर का सूट कह सकते हैं। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, जो कि सेक्शन 9 का ये कहता है कि कॉग्निजेंस ऑफ सूट नॉट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार। सबसे पहले एक्सप्रेसली का मीनिंग क्या होता है कि जब किसी भी पर्टिकुलर लॉ में लिख दिया हो कि हाँ सीपीसी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। इम्प्लाइडली बार, इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर लॉ में क्या लिख दिया हो, किसी भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की इस्टेब्लिशमेंट की गई हो कि अगर कोई भी केस अराइज हो, कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो, तो वो सीपीसी या फिर सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा, बल्कि वो उस पर्टिकुलर एक्ट की जो अथॉरिटी है इस्टेब्लिश की गई है उसमें जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, यही बात की गई है इस स्लाइड में कि कॉग्निजेंस ऑफ सूट नॉट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड अंडर एनी स्पेशल लॉ या फिर स्पेशल ट्राइब्यूनल के किसी भी लॉ में, ठीक है। स्पेशल लॉ कौन से हो सकते हैं? जब जो है लॉ एक्सप्रेसली एक्सक्लूड कर देता है जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में की गई है, साथ के साथ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में भी की गई है। अब हम देखते हैं कि स्पेशल ट्राइब्यूनल लॉ में कौन कौन सी जो है जुरिस्डिक्शन इम्प्लाइडली बार होती हैं। When no power of the civil court to set aside the decision of the revenue court, ठीक है, या फिर किसी भी कोर्ट की, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी या फिर म्यूनिसिपल कोर्ट ने क्या किया, कोई भी डिसीजन पास कर दिया। अब जो है कोर्ट के पास, सिविल कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो सेट असाइड कर सके उस डिसीजन को, ठीक है। इस पे एक लैंडमार्क जजमेंट भी हमने डिस्कस की है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, एनडीएमसी वर्सेस सतीश चंद, ठीक है। तो इसमें भी बहुत क्लियरली जो है म्यूनिसिपल एक्ट के, एक पंजाब का म्यूनिसिपल एक्ट था, उसको जो अल्ट्रा वायरस चैलेंज किया गया था, तो कोर्ट ने उसके डिसीजन, उस अथॉरिटी के डिसीजन के बारे में फुल फ्लैज जो है डिस्कशन की है, आप हमारी वीडियो वो देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कब जो है सिविल कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है विद द डिसीजन ऑफ द स्पेशल ट्राइब्यूनल एंड स्पेशल कोर्ट। अगर जो है ट्राइब्यूनल जो है अल्ट्रा वायरस कोई भी एक्ट कर रही है, या फिर रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स जुरिस्डिक्शन, या फिर व्हेन ट्रिब्यूनल एक्ट्स मेलाफाइड या फिर आर्बिट्रेरी, ठीक है। तो तीसरा, कॉन्ट्ररी टू द प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस,
ठीक है, तो अब हम केस की रेफरेंस देने जा रहे हैं, दुल्ला भाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये एक लैंडमार्क केस है, आप भी ज़रूर इस केस को लिखें अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं इन योर एग्जाम। ठीक है, क्या कहा था, आगे कंटिन्यू किए हैं इन पॉइंट्स को ही, कि ये तो पॉइंट डिस्कस किए हैं पहले 3, 4th पॉइंट इस केस में ये डिस्कस किया, जब जो है ट्राइब्यूनल अब्यूज कर रहा हो अपनी पावर का, या फिर वायलेट कर रहा हो किसी भी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, या फिर इफ रेमेडी डिसाइडेड बाय स्टैच्यू इज नॉट एडिक्वेट। ठीक है, तो जुरिस्डिक्शन जो हो सिविल कोर्ट की बार की गई है, तो कोर्ट फिर भी इंटरफेयर कर सकता है। तो आपको पता ही है डिफरेंस क्या है कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल के बीच में। अगर आप हमारे इस टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, हम इस पे भी एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सूट्स इम्प्लाइडली बार्ड व्हेन स्पेशल एक्ट सेटअप स्पेशल सेट और हायरार्की ऑफ द ट्रिब्यूनल, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, टू एडजुडिकेटेड ऑन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय द स्पेशल एक्ट। ठीक है, जब जो है डिटेल जो है प्रोसीजर या फिर मशीनरी सेटअप की गई है बाय द दैट एक्ट टू गेटिंग द रिलीफ, तो फिर हम उसे कहेंगे कि यहाँ पर जो है सीपीसी की जुरिस्डिक्शन इम्प्लाइडली बार्ड की गई है। एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं ऑफ द इम्प्लाइडली बार्ड। पहली ग्राउंड है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, सेकंड इज पब्लिक पॉलिसी। अब क्या कहता है भी जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, इफ सूट्स रिलेटिंग टू द एक्ट्स ऑफ द स्टेट, दैट इज एक्ट्स डन और अडॉप्टेड बाय द स्टेट इन इट्स सॉवरेन कैपेसिटी। ठीक है, तो उसको फर्दर डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में। अगर जो कोई भी एक्ट है किया है बाय द अंडरटेकिंग किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल ने, जैसे कि कमर्शियल एक्ट या मर्केंटाइल ऑपरेशंस, जो कि नॉन सॉवरेन फंक्शंस होते हैं, साथ के साथ अंडरटेकिंग बाय गवर्नमेंट। ठीक है, कोई भी एक्ट किया है किसी भी पब्लिक सर्वेंट ने, तो फिर क्या ड्यूरिंग हिज कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक केस भी डिस्कस किया है, कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1965 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। पुलिस ने सीज किया था कुछ क्वांटिटी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो उसे लॉक कर दिया था एक बॉक्स में, और उस बॉक्स को उस जेल के माल खाने में रख दिया था। ठीक है, सब्सिक्वेंटली पुलिस के द्वारा जो है, पुलिस का एक हवलदार है, उसने क्या कर लिया था, वो बॉक्स को लेकर चला गया था, भाग गया था। ठीक है, क्या हेल्ड हुआ, टोर्टियस एक्ट कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इन एक्सरसाइज ऑफ द स्टैट्यूटरी फंक्शन डेलीगेटेड टू देम बाय गवर्नमेंट, स्टेट विल इम्यून फ्रॉम इट्स लाइबिलिटी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बार्ड बाय द पब्लिक पॉलिसी का पॉइंट। इसमें कहा गया है जब जो है when it is barred by जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ठीक है, या फिर किसी भी पब्लिक पॉलिसी के द्वारा, suit for the enforcement of illegal and immoral contract and expiry of the limitation period। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, केस भी हमने लिखा है बेल्फर वर्सेस बेल्फर का, जिसमें क्या था, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वॉकिंग एंड डाइनिंग का जो 2 पर्सनस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो ब्रीच हो गया था। दूसरे पर्सन ने क्या किया, सूट फाइल कर दिया फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो कोर्ट ने कहा अभी हम इतने भी वेले नहीं है कि हम इन छोटी छोटी बातों पे अपना डिसीजन दें, तो फिर ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, तो ये भी बार होगा। तो ये था गाइज, एक छोटा सा पॉइंट और रह गया। अगर आपने कंक्लूजन में लिखना हो कि क्या है डॉक्ट्राइन सेक्शन 9 की, तो आप लिख सकते हैं डॉक्ट्राइन एक्सप्लेन्ड इन द 2 पार्ट्स अंडर सेक्शन 9। पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है। फर्स्ट पार्ट जो है वो ओपन होता है विद द कंडीशन कि जो है सिविल सूट होना चाहिए हर एक सूट। सेकंड जो है वो ये बताता है एक रिस्ट्रिक्शन कि जो है वो सूट किसी भी एक्ट में, किसी भी लॉ में एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड नहीं होना चाहिए। सो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।